पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि जो हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स है जैसे कि लूप डाययूरेटिक्स, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स, ठीक है, एंड जो थायजाइड्स थे कैसे काम करते हैं नेफ्रॉन में, ठीक है, कैसे ब्लड प्रेशर को हैंडल करते हैं, और थायजाइड्स एंड लूप डाययूरेटिक्स में कैल्शियम का क्या डिफरेंस है। लूप डाययूरेटिक्स कैल्शियम को बाहर निकल देता है, थायजाइड्स कैल्शियम को प्रिजर्व करता है। कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स कैसे हाइपोकैलेमिया करता है, ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इसमें हम देखते हैं कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स क्या है एंड ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नाम बोल रहा है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, मतलब तुम इस टाइप के डाययूरेटिक्स को दोगे तो जो बाकी जो भी ड्रग्स थे ना, जैसे कि तुम्हारा फ्यूरोसमाइड जो हाई सीलिंग था, थायजाइड्स थे, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वगैरह थे, तो उनमें क्या हो रहा था कि हर वक्त जब तुम भी ये डाययूरेटिक्स दोगे तो हाइपोकैलेमिया हो रहा था, ठीक है। हाइपोकैलेमिया मतलब ब्लड लेवल में पोटेशियम का लेवल बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तुम जब इस ड्रग को दोगे तो पोटेशियम का लॉस नहीं होगा, इंस्टेंट पोटेशियम रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। अभी ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है मेरे लाइक एट द एंड डिस्टल ट्यूबल के बाद जो भी मेरा कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो वहाँ पे यह चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अगर मैं हार्मोन ले लूँ अल्डोस्टेरॉन, ठीक है, कि अल्डोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ पे काम करता है, डीसीटी एंड उसके बाद जो थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्डोस्टेरॉन हो गया जो यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखो इस हाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। तो जो अल्डोस्टेरॉन है ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, किडनी से। तो सॉरी नॉट किडनी, मतलब किडनी के ऊपर जो सुप्रारेनियल ग्लैंड है, सुप्रारेनियल ग्लैंड से अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो आएगा एंड ये क्या है, ये है मेरा कलेक्टिंग डक्ट का लूमेन, और उसके बाहर यहाँ पे उसका जो सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होता है जैसे जिसे कहा जाता है इनैक्ट सेल्स, ठीक है। सो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ठीक है। उसके साथ साथ जुड़ा होता है मेरा पोटेशियम का चैनल, और एक होता है हाइड्रोजन आयन का चैनल, ठीक है। तो जो अल्डोस्टेरॉन है ये सीधा डीएनए में जाके, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, और ये तीन चैनल्स को मतलब ये तीन चैनल्स को बनाता है, और ये जाके लूमिनल सरफेस में लग जाता है, और फिर इसका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अल्डोस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है, तो हार्मोन है ना, ये आ रहा है बाहर से, मतलब बेसोलैटरल मेम्ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। ये लूमिन के थ्रू नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के जो भी ड्रग्स हमने पढ़े वो सब को काम करने के लिए उनको लूमेन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। लूमेन के अंदर आना पड़ेगा यूरिन के थ्रू, फिर जाके वो काम कर पाएगा। लेकिन एक्सेप्शन इज पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, जिसमें होता है तुम्हारा अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो उसको अल्डोस्टेरॉन जैसे बाहर बेसोलेटल मेम्ब्रेन की तरफ आता है, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट भी ऐसे बेसोलेटल मेम्ब्रेन से आके ब्लॉक करता है, ठीक है। तो अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में क्या क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन है और एप्लेरोनॉन है। और रेनल, ये जो ईनैक चैनल्स है, ये बहुत स्पेशल चैनल्स है, ठीक है। ये जो चैनल्स है, ये चैनल्स इन दोनों चैनल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही यूनिट के जैसा है, ठीक है। तो अगर सोडियम चैनल ईनैक चैनल बंद हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेंगे। तो इनको बंद करने के लिए कौन सा है, एक अमाइलोराइड और एक है ट्राइमटेरिन, ठीक है। तो एट द एंड हमको क्या चाहिए, हम तो पहले मतलब पार्ट 1 से कह रहे हैं कि सोडियम को जितना हो सके उतना लूमेन के अंदर से थ्रो करो, ताकि उसके पीछे पीछे पानी भी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, ये जो इनएक्स चैनल से सोडियम को अंदर लेगा, ठीक है, और जितना सोडियम को अंदर लेगा उतना ही पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर भेजेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगा। अगर उसने 100 ऑब्जर्व कर लिया है तो उसको 100 बाहर भेजना पड़ेगा, 50 यहाँ से 50 यहाँ से, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर जो मेरा स्पाइरोनोलैक्टोन है, रेप्लेरोनॉन है, ये आके अगर मेरा अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ना, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, रेप्लेरोनॉन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, करीब करीब एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, ये स्पाइरोनोलैक्टोन है और ये अल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो करीब करीब एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक और जैसा मतलब बॉन्डिंग सा है, लेकिन उसको छोड़ दो तुम। अल्डोस्टेरॉन और स्पाइरोनोलैक्टोन का जो मतलब सिमिलैरिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। और अनदर थिंग इज, ये जो ये किस चीज़ का मॉलिक्यूल है, ये है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन।
तो अल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन करीब करीब सिमिलर जैसा है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 रिंग्स है, ठीक है, करीब करीब सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो तो हमने अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दिया, एंटागोनिस्ट देने से तभी अगर अल्डोस्टेरोन यहाँ पे नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे इन चैनल्स ये सब नहीं बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो सोडियम ऑब्जर्व करने का कोई चैनल है नहीं, तो सोडियम सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या पोटेशियम यहाँ से बाहर निकलेगा? नहीं, पोटेशियम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन भी कंजर्व रहेगा। तो इसको छोड़ो तुम, लेकिन यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट कि पोटेशियम यहाँ पे रिजर्व हो रहा है, ठीक है, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। तो पोटेशियम रिजर्व हो गया, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स में क्या हो जाएगा, फिर हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अरेथमियास हो सकता है, ठीक है। हाइपर कैलीमिया या हाइपोकैलीमिया दोनों के दोनों अरेथमियास कॉज कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम का बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव है बॉडी के अंदर। तो क्लिनिकल यूज ऑफ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या है, देखो जैसे कि ये तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो हाइपरटेंशन में काम आएगा। हार्ट फेलियर, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरोनोन बोथ अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आर मैनेज्ड यूज्ड टू मैनेज हार्ट फेलियर पर्टिकुलरली इन द पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर कार्डियक रीमॉडलिंग में भी, मतलब दिस आर कार्डियो प्रोडक्टिव, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं करता है और कार्डियक रीमॉडलिंग भी नहीं करता है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर में काम आता है, हाइपरटेंशन हो गया, एडेमा ऑब्वियसली पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। पल्मोनरी हाइपर अल्डोस्टेरोन कौन सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइपर कौन सिंड्रोम क्या होता है जिसमें हाइपर बहुत सारा अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। तो अगर तुमने स्पाइरोनोलैक्टोन दे दिया, ये क्या है, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो ठीक है, तो जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन का लेवल कम कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। इज यूज टू डायग्नोस्टिक ट्यूल एंड ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन लीडिंग टू हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलीमिया, ठीक है। तो अगर अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, सोडियम बहुत ज़्यादा एंटर करेगा और पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा तो हाइपोकैलीमिया होगा। तो तुम स्पाइरोनोलैक्टोन दोगे जो कि अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो ये रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो पोटेशियम का लेवल बैलेंस रहेगा, फिर से एरिथमिया वगैरह का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। फिर सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म जैसे कि लिवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, ये सब, ठीक, ये सब कम हो जाएगा। फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, स्पाइरोनोलैक्टोन सिंड्रोम यूज्ड एज ऑफ लेवल टू मैनेज सिंड्रोम पीसीओएस एंड हर्टसिटिज्म, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द फीमेल्स, हाइपोकैलीमिया प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये सब हो गया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एडेमा, कॉन सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पीसीओएस, सेकेंड हाइपर अल्डोस्टेरोन, हाइपोकैलीमिया। तो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, हाँ जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन करीब करीब सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, और जिसकी वजह से दोनों मतलब जो टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे भी जाके इफेक्ट कर सकता है। तो अगर तुम स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे हो तो ये भी सिमिलरली जाके टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाएगा और फिर टेस्टोस्टेरोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मेल्स में गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, क्योंकि लेवल बिगड़ जाएगा ना। अगर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है और यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल है, तो बॉयज़ में जनरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैस्कुलिन फीचर्स होता है, लेकिन इन दिस केस इनका जो बैलेंस है डिसफिगर हो जाएगा, जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा इन मेन। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वो सब फीमेल्स में होगा, इम्पोर्टेंसी वगैरह सब मेन में होगा, डिक्रीज लिबिडो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो है सिमिलर है अल्डोस्टेरोन के, और स्पाइरोनोलैक्टोन अल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है जो जाके इसके रिसेप्टर्स पे भी जाके बैठ जाएगा। बस इतना याद करो कि गायनोकोमेस्टिया होगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होगा, जैसे कि नॉइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह। फिर सीएनएस में भी डिजीनेस, हेडेक, रीनल इफेक्ट्स में एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, ठीक है। फिर हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट्स में मेगालोब्लास्टिक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया करेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों करेगा? क्योंकि फिर से सेम चीज़, यहाँ पे पोटेशियम कम निकलेगा, हाइड्रोजन आयन भी कम निकलेगा, तो एसिडोसिस होगा बॉडी में, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट दी पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स, जो कि एक है अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एक है तुम्हारा डायरेक्ट ई सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, तो जो कि अमाइलोइड है और ट्राइमेटेरिन है। और वो जनरली क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स है एंड क्या क्या उनका क्लिनिकल इफेक्ट्स है हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट वाला ऑस्मोटिक डायबिटिक्स। तो ये क्या है ऑस्मोटिक डायबिटिक्स? एक तो ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसे कि देखो इसका पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। पहले तो एक फ्रीली फिल्टर होना चाहिए किडनी के थ्रू,
ठीक है। फिर से अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑस्मोटिक डायबिटिक है ना, जो तुम दे रहे हो ऑस्मोटिक डायबिटिक, वो अगर किडनी में फिर से रीअब्जॉर्ब हो गया तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो फ्रीली फिल्टर होना चाहिए, रीअब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, और ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करना चाहिए, ठीक है। और किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मैनिटॉल, फिर आइसोसॉर्बेट ग्लिसरॉल हो गया। तो ये क्या होता है, लेट्स सपोज कि तुमने इंट्रावीनियस मैनिटॉल दे दिया, ठीक है। तो ये मैनिटॉल में तुमने ऑस्मोटिक मैनिटॉल दे दिया, तो ये पूरा बॉडी में जाएगा, हर जगह ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, और जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पानी है वहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, करके फिर एट द एंड वो किडनी से फ्रीली फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम आता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल यूज़ में क्या है, रिडक्शन ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राओकुलर प्रेशर। तो अभी लेट्स सपोज कि ब्रेन में एडेमा हो गया है, ठीक है। अगर ब्रेन में एडेमा हो गया है, मतलब ब्रेन में एक्सेस फ्लूइड है, तो तुम आईवी दे रहे हो मैनिटॉल, और वो ज़्यादा सीधा ब्रेन में जाके, ब्रेन में से जब वो ब्लड वेजल्स के थ्रू जाएगा, तो जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके वापस लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर सडन इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो तुम आईवी मैनिटॉल दे रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट पहले आ रहा है, डायूरिक इफेक्ट तो बाद में आएगा ना, क्योंकि कलेक्ट करके फिर यहाँ हर जगह से कलेक्ट करके फिर जाके डायूरिस होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंस्टेंट मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, ऑस्मोटिक इफेक्ट है, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, ऑस्मोटिक इफेक्ट है, ठीक है। तो हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल एडिमा मैकेनिज्म, मैनिटॉल इंक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, ड्राइंग वाटर आउट फ्रॉम द ब्रेन पैरेंट कम एंड रिड्यूसिंग द ब्रेन वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है। फिर सिमिलरली इंट्राओकुलर प्रेशर भी ऐसे ही कम होगा। एक्यूट किडनी इंजरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनिटॉल इज यूज इन द पार्शियल किडनी फेलियर बट नॉट इन द कंप्लीट रीनल फेलियर। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि फ्रीली फिल्टर होना चाहिए, ठीक है। तो फिल्टर होने के लिए किडनी को काम तो करना पड़ेगा ना। अगर किडनी लेट्स सपोज कि 50%, 70%, 90% अगर ब्लॉक्ड है, फिर भी अगर 10% किडनी काम कर रहा है, तब तुम मैनिटॉल दे रहे हो, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत किडनी काम कर रहा है, मैनिटॉल निकल रहा है किडनी के थ्रू से फ्री फिल्टर होकर। लेकिन अगर किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, अगर किडनी फेल्ड हो चुका है, 100% काम ही नहीं कर रहा है, तो तुम मैनिटॉल दे के भी क्या फ़ायदा होगा, वो तो फिल्टर ही नहीं होगा ना। तो तुम उल्टा तो मैनिटॉल दे रहे हो, वो बॉडी के अंदर घूम रहा है, हर जगह से ऑस्मेटिक इफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट कर रहा है, फिर बॉडी के अंदर ही रह जा रहा है, ठीक है, बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो 100% अगर किडनी फेलियर है, तब तुम मैनिटॉल वगैरह नहीं दोगे, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर लेट्स सपोज कि ब्रेन के अंदर एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं पे भी ब्लड वेजल का रप्चर हो गया है, अभी ब्लड वेजल का रप्चर होने की वजह से अगर तुम मैनिटॉल दे रहे हो, रप्चर वजह से वो बाहर निकलने लगेगा ब्रेन के अंदर जाके, फिर ब्रेन के पैरेंट कमे के पास जाके मैनिटॉल बाहर निकल जाएगा। तो मतलब आजू बाजू भी अगर कोई भी वो फ्लूइड कलेक्ट करके लेके आएगा ब्रेन में, तो वो जो ब्रेकेज है, ब्रेकेज से बाहर आएगा, फिर ब्रेन में और ज़्यादा इंटरक्रेनियल प्रेशर राइज होगा, है ना। तो अगर एक्टिव ब्लीडिंग होगा ब्रेन में, तब तुम मैनिटॉल नहीं दोगे। अगर इंटैक्ट है ब्लड वेसल्स, और अगर तब इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज है, तब तुम मैनिटॉल दोगे तो काम में आएगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द डायलिसिस इन द टॉक्सिक इंजेक्शंस, ठीक है, इनहांस रीनल एक्सक्रीशन सर्टेन टॉक्सिन के टाइम, फिर सेरेब्रल एडेमा, नासाइटिस, ऑस्मोटिक बेनिफिट, हाँ वो मैंने बोल दिया। फिर पेरी ऑपरेटिव यूज़ में आता है ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर, फिर न्यूरोसर्जरी में टू रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग दी, वही सेम चीज़। तो काउंटर इंडिकेशन भी मैंने बोल दिया, एक्टिव सेरेब्रल ब्लीडिंग, कंप्लीट रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, अगर पल्मोनरी एडिमा है, अगर वहाँ पे फ्लूइड जम गया है, तो अगर तुम मैनिटॉल दोगे तो क्या होगा, मैनिटॉल देने से पल्मोनरी एडिमा में मैनिटॉल देने से क्या होगा, जाएगा खून में, हार्ट में जाएगा, हार्ट में से तुम्हारा जाएगा लंग्स में, है ना। लंग्स में जाने से वहाँ पे शायद पल्मोनरी एडिमा को और एग्जैगरेट करेगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो ऐसा कुछ होगा, मैंने लिख तो रखा है, ठीक है। और तुम अगर ओरल से ले रहे हो, ओरल से अगर तुम ले रहे हो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक डायरिया हो जाए, क्योंकि देखो इसका काम ही हर जगह से पानी सोखना, ठीक है, हर जगह से पानी सक करने से काम है। अभी तुम इंटेस्टाइन में जाओगे तो इंटेस्टाइन में हर जगह से पानी सक करेगा, फिर डायरिया होने लगेगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, ठीक है। तो हमने सब देख लिया ना। क्लासिफिकेशन देख लो, डायोटिक्स में हाई सीलिंग में क्या क्या बोला था मैंने, फ्यूरोसमाइड, ब्यूटामाइड और टॉर्समाइड। ये क्या कर रहा था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, कहाँ पे, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपोफेनिले में काम आ रहा था, ठीक है।
तो और ये क्या करता है, कैल्शियम को भी बाहर निकल जाता है। क्या तुम्हारा हाइपोकैलेमिया करता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है। इन द सेम टाइम जो थायजाइड्स है, ये क्या करता है, दो टाइप का एक होता है, एक है प्रॉपर थायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोफ्लूथमेथायजाइड, बेंस थायजाइड, और एक थायजाइड लाइक क्लोरोथायरिडम, मेटाजोलिडम, ठीक है, मेटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोमापाइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिमिलर सा है, लेकिन ये काम करता है डिस्टल डीसीटी में सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो काम है उसको ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे भी सेम हाइपोकैलेमिया करता है, ठीक है, फिर सोडियम को लॉस करता है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रो सबको भी लॉस करता है, सब करता है, लेकिन कैल्शियम को बचा के रखता है, ठीक है, कैल्शियम को बचा के रखता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं, फिर नेफ्रोलिथियासिस के कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। वीक डायरेटिक्स में कौन सा है, कार्बनिक एनहाइड्रेट्स है, जैसे कि एसिटाइलजोलामाइड है, और फिर ऑस्मोनिक डायरेटिक्स जो कि मैनिटोल, आइसोसाइलग्लिसरॉल वगैरह, और पोटेशियम डायरेटिक्स है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेट्स में क्या कर रहा था वो, पीसीटी में जाके मैंने बोला था कि 60 to 75% सोडियम यहाँ पे ये मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, कैसे, कार्बनिक एनहाइड्रेट्स के थ्रू, ठीक है। तो इसको ब्लॉक कर दोगे तो उतना सारा निकल जाएगा, लेकिन वो काम में नहीं आएगा, ठीक है, उतना एफिकेशियस है नहीं है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेट्स को तुम ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक करने से इसमें फिर अगर एडवर्स इफेक्ट्स में तुम्हारा क्या हो सकता है, अल्कालाइन यूरिन हो सकता है, ठीक है, अल्कालाइन यूरिन अगर तुम ब्लॉक कर रहे हो, हाँ अल्कालाइन यूरिन हो सकता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। फिर ऑस्मोटिक डायबिटीज में हमने बात किया है वो सब अभी जस्ट। और पोटेशियम डायबिटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग में अल्लोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड रीनल एपिथेलियम ब्लॉकर्स में स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेनोन, अमाइलोइड एंड ट्राइमटेरोन। तो ये क्या करता है, ये तुम्हारा सीधे सीधे अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को एंटागोनिस्ट मतलब उस तरह से ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट्स में तुम्हारा गायनोकोमेस्टिया वगैरह होगा, ठीक है। तो ये सब, और ये वाले में सोडियम एपिथेलियम जो ईनैक जो चैनल है उसको जाके ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से, और इन दोनों की वजह से क्या होगा, हाइपर मतलब पोटेशियम स्पेयर होगा ना, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 के बारे में, ठीक है।